नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कर रहे थे। उसमें एक छोटा सा वीडियो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। उसी के आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। साइंस और टेक हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और इसको बहुत ही गहनता से और सघनता से समझने की आवश्यकता होती है। बच्चों को यह पोर्शन थोड़ा टफ लगता है और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो आर्ट या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा असहज लगता है इस विषय में। और जो बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल इस फील्ड के हैं, उनके लिए थोड़ी सहजता होती है। इस बात से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आप सबको एकदम बेसिक आधारभूत प्रक्रिया से पढ़ाऊंगा, जिससे आप चाहे साइंस बैकग्राउंड के हों और चाहे कॉमर्स या आर्ट बैकग्राउंड के हों, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के, आपको बातें सहज समझ में आएंगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, साइंस और टेक ऐसा पोर्शन है हमारे सिलेबस का जिसमें सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, सेल्फ स्टडी तो मायने रखती है हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो हमारे सिलेबस का ये पोर्शन है, यहाँ पर सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इस बात को क्लियरली से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों के साथ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, ये जो सिलेबस है साइंस और टेक्नोलॉजी दो पोर्शन में देखा जाता है। साइंस का सीधा सीधा मतलब है जो हमने स्टैटिक साइंस पढ़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो हमारा स्टैटिक साइंस है। और जब तक हम लोग स्टैटिक साइंस को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक हम इसके डायनेमिक पोर्शन, दैट इज टेक्नोलॉजी, तकनीकी, उस पोर्शन को बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं इसका डायनेमिक पोर्शन। और डायनेमिक पोर्शन में भी हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स, भौतिकी से। आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में कुछ चीज़ें मैंने बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अभी इस पर पूरे पे चर्चा करेंगे क्या कैसे है। बोर्ड पे जो लिखा है उसको अभी मत ध्यान दीजिए, अभी मेरी बातों को सुनिए, फिर जल्दी ही शुरू करेंगे इस चीज़ को। तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए साइंस टेम्परामेंट, आपको पता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ही है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर किसी ब्यूरोक्रेट को आती नहीं रहेगी या उसकी अच्छी समझ नहीं रहेगी, तो वो अप्लाई कैसे करेगा? आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना होता चला जा रहा है। हम लोग चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइंस दोनों की अच्छी समझ होनी चाहिए, जिससे हम अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, अब आप समझिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे भिन्न है। इस पर थोड़ी सी चर्चा पिछले वीडियो में भी की गई थी, अभी भी थोड़ा समझ के फिर सीधे सिलेबस पर आते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी ने मानव विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। एक छोटा सा उदाहरण ये समझिए, 1960 से 70 का जो दशक था, उस दशक को ले लीजिए, और अभी 2011 से लेकर 2020 तक का जो दशक है, मतलब 2010 से 2020, और उधर आपका 1960 से 70 वाला जो दशक था, उस समय और आज में जो भारत का भूभाग है, भारतीय भूभाग, कृषि योग्य भूमि लगभग सेम। लेकिन इस समय प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उस समय प्रोडक्शन बहुत कम होता था। इसमें सबसे बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का है। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से इवॉल्व हुई, डेवलप हुई कि मानव विकास में बहुत ज़्यादा सहयोगी है। तो हमें इस पोर्शन को एक आम नागरिक होते हुए भी समझना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सतही समझ तो हमें एक आम नागरिक होने के साथ साथ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पोर्शन के एक स्पेसिफिक पार्ट को, जिसे आप लोग स्टैटिक साइंस के नाम से समझते हैं। स्टैटिक साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को पढ़ेंगे। आज से हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स को, भौतिकी को।
भौतिकी को इन 8 चैप्टर्स के रूप में देखेंगे और थोड़ी बहुत इससे हटकर भी बातें करेंगे। पहला चैप्टर जो हम लोग देखेंगे, भौतिक राशियां और मापन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। दूसरा चैप्टर जो हम देखेंगे, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। तीसरा चैप्टर, उष्मा एवं उष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। चौथा चैप्टर, तरंग, वेव्स देखेंगे। पांचवा, ध्वनि, साउंड। छठा, प्रकाश, लाइट के बारे में समझेंगे। सातवां, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकन, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हम लोग समझेंगे। आठवां चैप्टर, आधुनिक भौतिकी अर्थात मॉडर्न फिजिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बोर्ड पर आपने जो ये लिखा हुआ है उसमें से एक अर्थात दूसरा जो आपका चैप्टर है यांत्रिकी, इसको आपने बहुत बड़ा सा करके लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये आप चैप्टर्स के नाम देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर कितना मैटर है वह आप समझोगे जब मैं आपको एक एक करके इन चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा, डील करूँगा। बहुत ब्रीफ ही पढ़ाया जाएगा। आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप क्लास 6 to 12 जहाँ भी, मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगा कि चैप्टर्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं स्पेसिफिक। पहले क्लास 6 to 10 तो पहले आप NCERT जो साइंस की है वो धीरे धीरे आप ख़त्म कर दीजिए। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स। आपको दिखेगा कि आप एक एक 1.5 दिन में क्लास 6 का NCERT ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा आइए उन बात पे जो हम समझाना चाहते हैं। तो इस 8 चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर्स अपने आप में बहुत सारी चीज़ समाहित किए हुए हैं। उनको सबको बहुत ही संक्षेप रूप में और अच्छे से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उतनी पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, उतना समझेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने दूसरे चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ाना है इसको यहाँ पर लिखा है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि देखिए यह एक चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में कितनी चीज़ें समाहित हैं। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, उसमें हम लोग गति पढ़ेंगे, मोशन, और गति में भी हम लोग सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, परवलयाकार या प्रक्षेप गति, आवर्त गति, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका करेंगे। वृत्तीय गति में 2 स्पेशल बातें आप लोग जानते हो, अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उदाहरण को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, फिर जड़त्व को देखेंगे, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया, जड़त्व भी 2 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। आप लोग उदाहरण वाला अपनी बचपन की किताबों में पढ़े होंगे कि गाड़ी, बस जब अचानक से आगे चल देती है सॉरी, तो बस में बैठे लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ। ये सब तमाम उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे, समझेंगे। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम को समझेंगे। बल, संवेग, ये सब जैसे आपके आवेग, इन सब राशियों के बारे में समझेंगे। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में समझेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसको। आप लोग के लिए एक चैप्टर हुआ करता था। द्रव्यों के यांत्रिक गुण, द्रव्य मतलब मैटर सॉरी, यहाँ द्रव्य मतलब क्या है? मैटर। तो मैटर के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनको समझेंगे। मेनली उसमें इलास्टिसिटी, तन्यता और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रत्यास्था उसको हिंदी में कहते हैं। प्रतिकल और विकृत, स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो समझेंगे, पढ़ेंगे। और स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है, हुक का नियम में देखेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है वो समझेंगे। आगे फिर हम लोग फ्लूइड मतलब तरल। आपको यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि जब मैं फ्लूइड कहता हूँ, तरल कहता हूँ, तो इसमें द्रव और गैस दोनों आ जाते हैं। द्रव एवं गैस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड तरल के लिए हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये पढ़ेंगे, अंतराण्विक बल। उसमें 2 पोर्शन होते हैं आपके, 2 पार्ट होते हैं, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब ससंजक बल, एडेसिव मतलब आसंजक बल, उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे दाब, प्रेशर क्या होता है। और प्रेशर आपका किसी सरफेस पे, किसी फ्लूइड सरफेस पे, जिसको आप लिक्विड सरफेस कह सकते हो, उस पर प्रेशर कैसे देखते हैं। पास्कल का नियम क्या होता है, उत्प्लावन बल, बॉयंस फोर्स क्या होता है, और प्लवन के नियम को देखेंगे। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे, हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आप लोग देखते हो कि जब भी आप बारिश की बूंदें आती हैं तो वह गोल स्फेरिकल शेप में हो जाती हैं, वो उसका रीजन क्या है। और भी तमाम चीज़ें हैं, उदाहरण से 3 चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। केशिकत्व, कैपिलरिटी पढ़ेंगे। श्यानता पढ़ेंगे, विस्कोसिटी क्या होती है, बर्नौली का सिद्धांत देखेंगे। तो ये इतनी सारी बातें
सिर्फ एक चैप्टर के अंतर्गत निहित है, दैट इज मैकेनिक्स, यांत्रिकी। ठीक है, ऐसे ही उष्मा और उष्मागतिकी में बहुत सारी बातें हैं, तरंग, ध्वनि, सब में है और सबके बारे में आप पढ़ेंगे। और जब ये चीज़ें हम लोग स्टैटिक में पढ़ रहे होंगे तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर कोई न्यू डेवलपमेंट या करंट डेवलपमेंट इनसे रिलेटेड कुछ चल रहा होगा। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इन चीज़ों को। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, फिजिक्स के पोर्शन को यहाँ से शुरू हम लोग करेंगे और एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, हम हर एक डाउट पे चर्चा करेंगे, हर एक डाउट पे बात की जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, जिसका नाम है भौतिक राशियाँ और मापन। भौतिक राशियाँ और मापन। अब देखिए यहीं से शुरू हो जाती है बात कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? देखिए भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको या फिर ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी द्रव्य, कोई भी मैटर है, उसकी सही सही पोजीशन या स्थिति को दर्शाना हो, उसकी सही सही मात्रा को दर्शाना हो, या उसकी किसी परिकल्पना को आपको समझाना हो, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना हो, तो हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे दाब, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये सभी भौतिक राशियाँ हैं। ये सभी की सभी क्या हैं? भौतिक राशियाँ हैं। ये सभी की सभी आपकी भौतिक राशियाँ हैं। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी द्रव्य के मात्रा को या उसकी स्थिति को या उसकी परिकल्पना को जिसके पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब भौतिक राशियाँ जो हैं दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो प्रकार की होती है भौतिक राशियाँ। पहला अदिश राशियाँ, दूसरा सदिश राशियाँ। इंग्लिश में सदिश राशियों को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और अदिश राशियों को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्या होती है अदिश राशि और क्या होती है सदिश राशि, ये समझते हैं। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, समझने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। एक तो होता है उसकी परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों को हम लोग आवश्यक मानते हैं। लेकिन उसमें से अगर कोई भी राशि ऐसी है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण की आवश्यकता हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए या यदि केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जबकि यदि किसी भौतिक राशि को व्यक्त या निरूपित करने के लिए परिमाण तथा दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है तो उसे हम कहते हैं सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित या व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ ही साथ एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी होगी, अदिश राशियों के साथ साधारण बीजगणितीय योग किया जा सकता है, साधारण बीजगणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं।
तो इनका बीजगणितीय योग संभव है, होता है, लेकिन सदिश राशियों का बीजगणितीय योग नहीं होता, बीजगणितीय योग नहीं होता, इसका बीजगणितीय योग नहीं होता। क्या होता है बीजगणितीय योग का मतलब? देखिए, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मास या द्रव्यमान एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में अभी 5 किलो चावल है, आपने कंटेनर में 2 किलो चावल और डाल दिए, 2 किलो और चावल डाल दिए, तो टोटल चावल कितना हो गया? 5 धन 2 दैट इज 7 kg, दैट इज 7 kg। यह 5 और 2 जुड़ क्यों गया? क्योंकि जो द्रव्यमान है एक अदिश राशि है और इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर 5 और 2 जुड़ गया, बीजगणितीय योग इस राशि का संभव था और टोटल इस कंटेनर में कितना चावल हो गया? 7 किलो। लेकिन सदिश राशियों में बीजगणितीय योग नहीं हो पाता। तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक पिंड है, कोई एक पार्टिकल है, इस पर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स कोई लगा के खींच रहा है और कोई इस उसके ठीक विपरीत दिशा में 5 न्यूटन का फोर्स लगा के इस दिशा में खींच रहा है। तो इन दोनों बलों का अगर बीजगणितीय योग किया जाए तो इस पर बीजगणितीय योग, आप देखो, बीजगणितीय योग का मतलब जो आपके मैग्नीट्यूड हो उनको जोड़ देना। तो इसमें 5 5 10 जोड़ के 10 न्यूटन का फोर्स, लेकिन वो 10 न्यूटन का फोर्स जाएगा किधर आपका ये नहीं पता आपको। और प्लस चूंकि ये फोर्स अर्थात जो बल है वह एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशियों का बीजगणितीय योग होता नहीं है। और यहाँ पर देखो होगा क्या, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से खींच रहा है, तो यह अपने ही स्थिति में बना रहेगा, न इधर आएगा न इधर आएगा। ठीक है, न इधर आएगा न इधर आएगा। सदिश राशियों का बीजगणितीय योग संभव नहीं होता, बीजगणितीय योग नहीं होता, अदिश राशियों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मूल राशि। क्या होती है मूल राशि? क्या होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, वे सभी राशियाँ जो खुद को स्पेसिफिकली प्रेजेंट करती हैं और शुरू से अगर देखा जाए तो ऐसी लगभग 3-4 राशियां थी शुरू में जो अन्य सभी राशियों को मतलब उनसे अन्य सभी राशियों को बनाया जा सकता था, लेकिन वो बेसिक राशियां होती थी, फंडामेंटल राशियां होती थी। और इस समय एसआई मात्रक के हिसाब से देखें, एसआई मात्रक के हिसाब से देखें तो आपके 7 मूल राशियां, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 मूल राशियां हैं। और 7 मूल राशियां, मतलब पहले तो मूल राशियां देख लेते हैं, मूल राशियां। ठीक है, दूसरा व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तीसरा संपूरक या पूरक राशियां, संपूरक या पूरक राशियां, संपूरक या पूरक राशियां। तो इस समय मूल राशियां देखिए आपकी 7 हैं और संपूरक या पूरक राशियां 2, और व्युत्पन्न राशि आप जितने बना पाओ और आगे भी बनती रहेंगी, तो इसमें अभी कोई बाध्यता नहीं है या कोई फिक्स नंबर नहीं है इसके लिए। मूल राशियां जो होती हैं वो होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 मूल राशियां होती हैं। पूरक राशियां 2 कौन कौन से? एक तो समतल कोण, समतल कोण, और एक है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। समतल कोण मतलब प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल को हिंदी में घन कोण कहते हैं।
ठोस कोण भी हम लोग कह सकते हैं इसको, ठोस कोण, ठीक, ठोस कोण। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर जो राशियां, मतलब दो या दो से अधिक मूल राशियों से या पूरक राशियों से मिलकर जो राशियां बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे आप समझिए व्युत्पन्न राशि के लिए, देखिए चाल, चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो दूरी क्या है? लंबाई है। दूरी क्या है भाई? लंबाई। और अगर ये लंबाई है तो यह कैसी राशि हुई? मूल राशि हुई। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये मूल राशि हुई, ठीक है। समय भी क्या है? मूल राशि है, मूल राशि। तो दो मूल राशियों से बन के एक तीसरी राशि बनी है, कौन सी? कौन सी? चाल। तो ये कैसी राशि हो गई? यह व्युत्पन्न राशि हो गई। यह कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न। जैसे आपको और बताऊं मैं, जैसे वेग, जैसे आपका वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय अंतराल, विस्थापन बटे में समय अंतराल। तो विस्थापन क्या है? लंबाई ही है। लंबाई कैसी है? मूल राशि है। समय कैसी है? मूल राशि है। तो दो मूल राशियों से बनके एक तीसरी राशि वेग बनी है। वेग कैसी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। तो ऐसे आपकी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ, बल, दाब, ये सभी की सभी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ऐसी राशियाँ जो दो या दो से अधिक मूल राशियाँ या पूरक राशियों के संयोग से बनी हो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। आप कह रहे हो सर बार बार आप इसका नाम ले रहे हो लेकिन इससे क्या बना हुआ है? तो आओ देखो, देखो एक होता है रेखीय कोण या कोणीय वेग, कोणीय वेग समझ लो, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या होता है? इसको ओमेगा से तो देखो v बराबर आर ओमेगा एक फॉर्मूला होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू लिख सकते हो आप v बाई आर। ये क्या है आपका? रेखीय वेग, रेखीय वेग, और बटे में ये क्या है? त्रिज्या। रेखीय वेग बटे में त्रिज्या, ये कोणीय वेग है, ठीक है, ठीक है। या अगर आप कोणीय विस्थापन देखना चाहें, कोणीय विस्थापन समझ सकते, कोणीय वेग ये हो गया आपका। देखो कोण बराबर आप जानते हो चाप बटे में त्रिज्या होता है, चाप बटे में त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे में त्रिज्या। तो यहाँ पर ये जो कोणीय वेग है ना, कोणीय वेग, ठीक है, यहाँ पर कोणीय वेग जो है यह व्युत्पन्न राशि है, लेकिन इसको बनाने में हमें एक पूरक राशि की सहायता लेनी पड़ी है, ठीक है। हमें बनाने के लिए पूरक राशि की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि देखो यहाँ से हम त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं चाप बटे में कोण, तो चाप बटे में कोण लिख सकते हैं। और कोण क्या है? समतल कोण। समतल कोण मतलब ये क्या है? पूरक राशि है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक मूल राशि या पूरक राशियों के संयोग से बनी हुई राशि क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि। तो आपने देखा भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। उसके बाद हमने मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियों को समझा। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट को, ठीक है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धतियों को। देखिए आप लोगों ने अपनी बेसिक जो शुरुआती कक्षाएं थी उसमें पढ़ी होंगी, मेनली चार आपके यूनिट सिस्टम होते हैं, MKS, CGS, FPS और SI यूनिट। और ये भी पढ़ा होगा जो ये SI यूनिट होता है वह MKS का ही एक रूप है, एक परिवर्तित रूप है। MKS का ही क्या है? एक परिवर्तित रूप है। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट में देखिए आप, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, MKS, CGS, FPS और SI यूनिट तो आप जानते ही हो, SI तो आपका MKS का ही परिवर्तित रूप है, और इसमें हम लोग SI ही सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। MKS में M क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मीटर, ये रिप्रेजेंट करता है मीटर। K क्या रिप्रेजेंट करता है? किलोग्राम, किलोग्राम। और S क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड, ठीक है। CGS में C रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, G ग्राम को रिप्रेजेंट करता है और S सेकेंड को। FPS में F फुट को रिप्रेजेंट करता है, P पाउंड को और S सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। कई बार MKS से CGS, CGS से MKS में कन्वर्जन भी पूछा गया है। एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे हम लोग यूनिट सिस्टम में, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं और मात्रक पहले जान लें, तब तो हम समझेंगे, तब वो कन्वर्जन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें ये देखते हैं कि SI पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं,
एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन हुआ था। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में एसआई ने 7 मूल मात्रकों की बात की थी। 7 एसआई मूल मात्रकों की बात की गई है, 7 एसआई मूल मात्रक, जिसमें से भी एक 1971 में मोल को मान्यता मिली थी। पदार्थ की मात्रा की जो यूनिट होती है उस मोल को 1971 में मान्यता मिली थी। तो मूल राशियों के लिए हम मूल मात्रकों को देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो मूल राशियाँ, मूल मात्रक, ठीक। तो पहली मूल राशि लंबाई, और लंबाई का जो मूल मात्रक होता है उसे हम कहते हैं मीटर, ठीक है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। दूसरा द्रव्यमान, मतलब मास, लेंथ, मास, ठीक है, इसको किलोग्राम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा समय, टाइम, सेकंड, ऐसा यूनिट इसका सेकंड, स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं। चौथा ताप, टेम्परेचर, केल्विन के से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा विद्युत धारा, एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। छठा ज्योति तीव्रता, इसका मतलब होता है कैंडिला, स्मॉल cd से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सातवां पदार्थ की मात्रा, इसको मोल, इसका मात्रक होता है मोल, MOL, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए लगे हाथ हम लोग विमा और विमी सूत्र पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि होता क्या है। देखो विमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। कोई भी भौतिक राशि हो उसमें आने वाली जो मूल राशियां हैं उनकी जो घात है वह उस राशि की विमा को बताता है। जैसे देखिए अगर हम लोग बेसिक यहीं पे मान लें, मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल L को बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। किलोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल M को बड़े वाले डिब्बे में बंद किया जाता है। समय को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल T को बड़े वाले डिब्बे में। टेम्परेचर को थीटा से मेनली रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से CD ऐसे लिख लेते हैं। तो मेनली आपका इन्हीं चारों का यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपको चाल का विमी सूत्र लिखना है, चाल का विमी सूत्र। तो किसी का भी विमी सूत्र लिखना हो, अगर उसका आपको परिभाषा पता है तो आसानी से विमी सूत्र लिख सकते हैं। तो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या यह मूल राशि है, खुद में मूल राशि है। लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और देखो मीटर के लिए क्या लिखते हो, कैपिटल L, तो इसको लिख दिया कैपिटल L। समय के लिए क्या लिखते हो, कैपिटल T, तो लिख दिया कैपिटल T। अब देखिए समय यहाँ पर एक ही बार है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर के घात 1 है, सेकंड के घात भी 1 है। तो यहाँ पर घात अभी 1 ही है, तो इसको हो जाएगा LT-1, ऊपर जाएगा T तो -1। तो LT-1 ये चाल का विमी सूत्र हो गया। तो बस आपको किसी भी का अगर विमी सूत्र निकालना हो तो उसकी आपको सूत्र पता हो और उसका जो आने वाले मूल राशियाँ हैं उसमें उसका आपको मात्रक पता हो, तो आप आसानी से उसका क्या लिख सकते हैं, विमी सूत्र। जैसे अगर देखो बल आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखा बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो केजी को आप लिखते हो कैपिटल M, तो कैपिटल M लिख लिया, ठीक है। डॉट मीटर को लिखते हो आप कैपिटल L लिख लिया। बटे में सेकंड को लिखते हो T, लेकिन 2 है, 2 बार तो T स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप अगर अरेंज कर लीजिए तो ML और T ऊपर जाएगा तो T-2, तो ML T-2, यह बल का विमी सूत्र हो जाएगा। यह 7 मूल राशियां, उनके 7 मूल मात्रक हैं। और विमा और विमी सूत्र क्या होती है उस पर भी थोड़ी सी ब्रीफ, बहुत छोटा सा चर्चा मैंने अभी आपके साथ किया है, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर थोड़ी बातें और करेंगे हम लोग।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए थोड़ी बातें और हम लोग करते हैं। देखिए अब इन मात्रकों के छोटे बड़े मात्रक भी बहुत प्रचलित होते हैं, क्योंकि सब जो मात्रक हैं उनका यूज हर जगह नहीं किया जा सकता। क्वांटिटी बदलती जाती है तो मात्रक यूज करना थोड़ा सा असहज होने लगता है। तो हम लोग हर राशियों के छोटे बड़े मात्रक भी अपने सहजता के दृष्टिकोण से बना रखे हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ब्रीफली, और फिर आप लोग उस चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, छोटे बड़े मात्रक देखते हैं हम लोग। छोटे बड़े मात्रक जैसे अगर आपको लंबाई के छोटे बड़े मात्रक देखने हैं, लंबाई के छोटे मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक, तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 के आते -2 मीटर होता है। ठीक है, 1 mm में मिलीमीटर में 10 के आते -3 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर, इसी को माइक्रोन भी कहते हैं, माइक्रोमीटर इसी को माइक्रोन कहते हैं, 10 के आते -6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 के आते -9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10 के आते 12 मीटर होता है। 1 फर्मीमीटर, या उसको आप फेम्टोमीटर भी कहने लगे हैं, फर्मीमीटर, इसको 10 के आते 15 मीटर होता है। ये तो छोटे मात्रक हो गए। अगर लंबाई के बड़े मात्रक देखने हों, लंबाई के बड़े मात्रक, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 10 के आते 3 अर्थात 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। इससे बड़ा इसका जो दो तीन फेमस है, एक तो है लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखिए आप सबको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इट मीन्स दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो देखो यह जो प्रकाश वर्ष होता है, यह होता है प्रकाश की चाल गुणे 1 वर्ष, अर्थात प्रकाश अपनी चाल से 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10 कहते हैं 8 मीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। और 1 वर्ष में, अगर 1 वर्ष को सेकंड में बदले तो 1 वर्ष में आपके 365 तकरीबन दिन होते हैं। हर दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे मतलब हर घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर में सब डेटा बचेगा, तो 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 नियरली ये आता है, नियरली इतना मीटर आता है। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के आते 15 मीटर होते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेशन में 10 के आते 16 मीटर भी मान लिया जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। दूसरा जो इसमें और बड़ा होता है वो होता है पारसेक। 1 पारसेक में तकरीबन 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। 1 पारसेक में तकरीबन 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका खगोलीय दूरी, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इसमें आपका तकरीबन 1.495 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से द्रव्यमान और समय के भी छोटे बड़े मात्रक होते हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकता हूँ। उसको पढ़ाने में समय जाया करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको ब्रीफ, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक वीडियो में और दे दिया, और हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम लोग फुल फ्लो में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं अपने साइंस में उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।